नमस्कार। यूट्यूब के विश्व भारती चैनल में क्लास 9th के बच्चों का हार्दिक अभिनंदन है। अभी मैं केदारनाथ अग्रवाल द्वारा रचित चंद्रगहना से लौटते बेर शीर्षक पर प्रकाश डाल रहा हूँ। चंद्रगहना एक गांव का नाम है जो ग्रामीण क्षेत्र में ये गांव पड़ता है। ग्रामीण इलाके का एक प्रकृति से सुसज्जित गांव है, जहां कभी देखने के लिए पहुंचा है, देखने के लिए ललायित है। चंद्रगहना से उसकी आत्मा जुड़ी हुई है। वह चंद्रगहना गांव को भ्रमण करने के बाद जब लौटता है तो लौटते बेर उस गांव के मैदानी भागों से वह गुजरता है, जहां हरे भरे खेत हैं। एक खेत के मेड़ पर जब वह आता है तो खेत को निहारने लगता है। कैसे निहारता है, कैसे परखता है, कैसे प्राकृतिक चीजों से उस चंद्रगहना गांव के खेतों में लगी फसलों का उपमा देता है, इसको देखा जाए। पाठ पर चले आइए। देख आया चंद्रगहना, देखता हूँ दृश्य अब मैं मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला। कवि कहता है कि मैं चंद्रगहना नामक गांव को तो देख ही लिया हूँ, अब प्राकृतिक दृश्यों को जी भर निहारने के लिए खेत की मेड़ पर अकेला बैठा हूँ और अकेला बैठकर मैं खेत में लगी फसलों के दृश्य को देख रहा हूँ। चंद्रगहना गांव से कभी लौटता है, रास्ते में हरे भरे एक खेत हैं। उस खेत की प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर वह आकर्षित हो जाता है और उसमें लगी फसलों को निहारने लगता है, परखने लगता है। उस परखने के क्रम में वह क्या कहता है, आगे देखें। एक बीते के बराबर यह हरा ठीगना चना। ठीगना कहते हैं छोटे कद का। चना का पौधा बड़ा नहीं होता।
चना का पौधा छोटा होता है, बीते भर मान लिया जाता है। बीते भर पौधा को मान लिया जाता है। ऐसे लगभग एक बीते का, कुछ बड़ा हो या छोटा हो, लेकिन बीते में ही उस पौधे की गिनती होती है। बांधे मुरेठा शीश पर वह चना का पौधा अपने सिर पर मुरेठा बांधा हुआ है, मुरेठा बांधे हुए है। छोटे गुलाबी फूल का सजकर खड़ा है। चने में छोटे छोटे गुलाबी फूल होते हैं जो चने के पौधे में लगे होते हैं और उसके ऊपरी भाग में ये फूल होते हैं। जैसे सिर के ऊपरी भाग में लोग साफा या मुरेठा या पगड़ी बांधते हैं, वैसे मानो चना का पौधा अपने सिर पर गुलाबी दूल्हे की भांति पगड़ी बांधे हुए हैं। यहाँ पर कभी चने की पौधा की उपमा मनुष्य से करता है। यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। जब किसी वस्तु या पदार्थ की उपमा मनुष्य से की जाती है, वहां पर मानवीय करण अलंकार या मानवीय अलंकार होता है। स्पष्ट रूप से देखें, मेरे सामने चने के छोटे छोटे ठिगने पौधे खड़े हैं। कभी आंखों देखा हाल का वर्णन कर रहा है, कभी का मानो लाइव चल रहा है, लाइव टेलीकास्ट कभी कर रहा है, देखता है और बोलता है। यह हरा ठिगना चना जो एक बीते के बराबर होंगे। चना रूप में हरा और ठिगना है। चना का कहने का मतलब आकार कैसा है और रूप रंग कैसा है। तो चना का जो पौधा है हरा है और ठिगना है। ठिगना मतलब नाटे कद का है। इसके ऊपरी भाग पर गुलाबी फूल ऐसा सज रहा है मानो चने महोदय के सिर पर गुलाबी पगड़ी बंधी हो। पास ही मिलकर उगी है, देह है पतली, कमर की है लचीली। पास ही मिलकर उगी है, बीच में अलसी हठीली। अलसी तीसी को कहते हैं। तीसी के लिए किसान खेत में कोई अलग से जगह नहीं देता। तीसी हठीली है, जो चने के लिए जगह दिया जाता है उसी में ये अपना जगह बना लेती है, इसलिए इसको हठीली कहा गया। देह है पतली, अलसी के पौधे का रूप रंग आकार का वर्णन कभी करता है।
देह है पतली, देह की पतली है, कमर की है लचीली, सीधे खड़ी नहीं रहती, हवा के झोंके से झूलती है, हिलती है, मानो उसको खड़े होने में काफी परेशानी है। नीले फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर कर रही है जो छुए दू हृदय का दान उसको। उसके माथे पर, अलसी पौधे के माथे पर नीले फूल फूले हुए हैं और उसका कहना है कि जो मेरे को स्पर्श करे उसकी ही मैं हो जाऊं। कहने का मतलब उस अलसी के पौधे को देखकर लोग उस पौधे की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। जैसे किसी चीज की सुंदरता, चाहे कोई वस्तु हो या पदार्थ हो या कोई व्यक्ति हो, उसकी सुंदरता लोगों को अपनी ओर केंद्रित करती है। चाहे जो भी चीज हो। जैसे अलसी के पौधा की ओर जो आकर्षित हो जाता है, जो उसको आकर्षित होने के बाद स्पर्श करता है, छूता है, उसकी ही वह हो जाती है। कहने का मतलब चने की क्यारी के पास ही अलसी भी उगी है। उसने चने के पौधे में उगकर मानो हठ पूर्वक अपना स्थान बना लिया हो, इसलिए कवि ने उसे हठीली कहा है। वह शरीर से बहुत ही पतली है, उसकी कमर लचकदार है, उसके ऊपरी भाग पर नीले रंग के फूल खिल रहे हैं। अलसी के ऐसे शोभायमान रूप को देखने पर ऐसा लगता है मानो वह अपनी मूक भाषा में दर्शक से कह रही है कि जो कोई मुझे प्यार से छुए उस पर मैं अपना प्यार भरा हृदय न्यौछावर कर दूं। यहाँ चने की पौधे की उपमा मनुष्य के अंगों से की गई है, इसलिए यहाँ भी मानवीकरण, मानवीय अलंकार है। आगे देखें। और सरसों की न पूछो, हो गई सबसे सयानी, हाथ पीले कर लिए हैं, ब्याह मंडप में पधारी, फाग गाता मास फागुन, आ गया है आज जैसे। खेत में सभी फसलों के बीच एक ही साथ डाले गए, एक ही साथ बीजारोपण किया गया, लेकिन सब फसल तो अभी पूर्ण रूप से तैयार नहीं है, लेकिन सरसों बहुत जल्दी ही सयानी हो गई, विवाह करने योग्य हो गई, हाथ पीले कर लिए हैं।
यहाँ कवि सरसों के रूप, सौंदर्य और हर्ष उल्लास के बारे में कुछ कहता है, अपना मत प्रकट करता है। क्या कहता है? सब जगह उसका पीला रंग चटक रहा है। सरसों के फूल पीले होते हैं, जो देखने में काफी अच्छे लगते हैं, और वह ऐसी प्यारी, आकर्षक और मनभावन लग रही है जैसे कोई कन्या जवान होने पर शादी के योग्य हो गई है। कहने का मतलब, खेतों में अभी चने, तीसी या अन्य मटर है, ये सब तैयार नहीं है, लेकिन सरसों तैयार हो गई है। सरसों के जो दाने हैं पक गए हैं, विकसित हो गए हैं, इसलिए कवि कहता है कि सरसों सयानी हो गई है। जैसे लड़कियां कम उम्र में ही सयानी हो जाती है, ऐसे कम समय में ही सरसों सयानी हो गई। कवि कहना चाहता है कि सरसों शादी के योग्य हो गई, यानी सरसों में दाने पक गए, तैयार हो गए, विकसित हो गए। उसके पीले फूलों को देखकर यूं लगता है मानो उसके शादी के वस्त्र पहन लिए हों और सज धज कर विवाह मंडप में पधार गई हों। इस खुशी के अवसर पर मानो फागुन का महीना स्वयं फाग के गीत गाता हुआ चला आया हो। देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा है। प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है। इस विजन में दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है। स्वयंवर कहते हैं कन्या अपने लिए इच्छा अनुसार वर का वर्ण करती हो या वर को चुनती हो, उसको स्वयंवर कहते हैं। स्वयं मने अपने आप, वर मीन्स वर, दुल्हे। लड़कियां, कन्या स्वयं वर को चुने अपनी इच्छा के अनुसार, तो उसको स्वयंवर बोलते हैं। विजन कहते हैं सुनसान स्थान, लोनली प्लेस। अनुराग मतलब होता है प्रेम। देखता हूं मैं स्वयंवर हो रहा है। कवि कहता है कि मैं देख रहा हूं कि स्वयंवर चल रहा है। प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है। इसमें प्राकृतिक तत्व जैसे हवा का भी सहयोग है। प्रकृति का आंचल हिल रहा है। इस विजन में, इस सुनसान जगह में दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है। कहने का मतलब, आज नगर के लोग
अपने आप में व्यस्त हैं, उसे दूसरे के कामकाज में हाथ बटाने का फुर्सत नहीं है। लेकिन एक प्राकृतिक तत्व दूसरे तत्व या किसी दूसरे तत्व के सुअवसर पर अपनी अहम भूमिका कैसे अदा कर रहे हैं, इस अंतरा में देखने को मिल रहा है। कवि कहता है कि प्रकृति आज इतनी प्रसन्न है, मानो स्वयंवर के लिए तैयार खड़ी है। यहाँ बैठकर मैं प्रकृति के स्वाभाविक सौंदर्य को देखकर सोचता हूँ कि नगरों में चहल पहल, भीड़ भाड़ और शोरगुल पूर्व जीवन में कितना स्वार्थ है, पारस्परिक प्रेम का अभाव है। वहाँ न केवल सभी लोग स्वार्थ केंद्रित हैं, बल्कि वे अपने ही हृदय में छिपे प्रेम भाव को नहीं देखते। उसकी तुलना में तो इस एकांत शांत प्रकृति में कितना सौंदर्य है। हवा से हिलते ये पौधे मानो अपना आंचल रूपी हाथ हिला हिलाकर अपने हृदय का अनुराग प्रकट कर रहे हैं और हमारे मन को बरबस अपनी ओर खींच रहे हैं। अतः कवि कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कि व्यापारिक नगरों के जीवन की तुलना में प्राकृतिक वातावरण में मानव हृदय में सोए प्रेम भाव को जगाने की क्षमता अधिक है। और पैरों के तले हैं एक पोखर, उठ रही इसमें लहरियां, नील तल में जो उगी है घास भूरी ले रही वह भी लहरियां। कवि जहाँ बैठा है वह भूतल क्षेत्र कुछ ऊंचे हैं। जहाँ कवि बैठा है उसके निचले भाग में एक पोखर है, एक तालाब है। उस तालाब में उठ रही इसमें लहरियां। जब जब हवा सिसकती है तो उस तालाब के जल में लहरें उत्पन्न होती हैं। जैसा कि हम जानते हैं, आहर पोखर या तालाब में, आहर पोखर तालाब या नदी में लहरें उत्पन्न होती है, जिसका तत्सम शब्द उर्मी है। और ज्वार भट्टे समुद्र में उत्पन्न होते हैं। ये दोनों किसके सहारे उत्पन्न होते हैं? हवा के सहारे। यदि हवा का सहयोग न रहे तो लहरें उत्पन्न नहीं हो सकती। लहरों का, ज्वार भट्टों का नामो निशान मिट सकता है। और पैरों के तले है एक पोखर। कवि जहाँ बैठा है उसके निचले भाग में एक तालाब है। उस तालाब में हवा के सहयोग से लहरें उत्पन्न होती है। नीले तल में जो उगी है, नील तल में उगी है
घास भूरी, कहने का मतलब तालाब कच्चा तालाब है। तालाब के तट से जब हम पानी की सतह की ओर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि अंतिम कछार पर जहाँ कुछ घास लगी हुई रहती है, वे घास बराबर पानी से भीगने से या सूर्य का पूरा प्रकाश उसको न मिलने से वे कुछ उजले रंग के नजर आते हैं। इसका दो ही कारण हो सकता है, पानी से बार बार वह घास भीगती हो या सूर्य की रोशनी उसको भरपूर नहीं मिलती हो। दो वजहों से उस तालाब के कछार पर लगी घास उजली नजर आती है। ले रही वह भी लहरियां, लहरें आती है और उस घास को छू जाती है। जब लहरें घास को छूती है तो सुप्त अवस्था में रहती हुई घास वह भी जग जाती है, उत्सुक हो जाती है। वे भी अपनी प्रसन्नता को प्रकट करती है, मानो वह भी लहरों की प्रतीक्षा कर रही है। स्पष्ट रूप से देखें, कवि कहता है, मैं जिस स्थान पर बैठा हूँ वहां मेरे पैरों की दिशा में नीचे की ओर एक छोटा कच्चा तालाब है। वायु के स्पर्श से उसमें लहरें उठ रही है। उसके नीले तलिए भाग में भूरे रंग की घास उगी है। जल में उठने वाली लहरों से उसमें भी हलचल हो रही है और वह ऐसी हिल रही है मानो वह भी लहरा रही हो। आगे देखें अगला अंतरा। मैं इसको छोटे छोटे अंतरों में अर्थ स्पष्ट करने के लिए बांटा हूं ताकि इसके अर्थ को आप भली भांति समझ सकें। एक चांदी का बड़ा सा गोल खंभा, आंख को है चकमकाता है, कई पत्थर किनारे पी रहे चुपचाप पानी, प्यास जाने कब बुझेगी। एक चांदी का बड़ा सा गोल खंभा, कहने का मतलब पोखर के पानी पर सूर्य का प्रतिबिंब पड़ रहा है, जो आकार में लंबा और रंग में सफेद होने के कारण ऐसा लगता है मानो चांदी का एक बड़ा सा गोल खंभा हो। पानी में वह इतना चमक रहा है कि उसकी ओर देखने से आंखें चौंधिया रही है। उसकी ओर दृष्टि टिकती नहीं है। उस पोखर के किनारे
कई पत्थर पड़े हुए हैं। हवा के स्पर्श से पोखर के पानी से लहरें उठ रही है, जिस कारण किनारे का पानी उन पत्थरों को छू रहा है। ऐसा प्रतीत होता है मानो ये पत्थर प्यासे हों और पोखर का पानी पीने आए हों। पत्थरों द्वारा पोखर का पानी न जाने कब से पिया जा रहा है। ऐसा लगता है कि निरंतर पानी पीते रहने पर भी इनकी प्यास बुझ नहीं रही है। न जाने ये कब तक पानी पीते रहेंगे। कभी तालाब के किनारे पहुंचता है तो सूर्य का प्रतिबिंब पानी पर पड़ रहा है। वह प्रतिबिंब कैसा नजर आता है? आकार में लंबा और रंग में सफेद नजर आता है। जैसे लगता हो कि चांदी का एक बड़ा सा गोल खंभा हो। ये पानी में पड़ते सूर्य के प्रतिबिंब का ये कमाल है। एक और गहन चीज कवि को देखने को मिलता है। तालाब के किनारे छोटे छोटे बहुत से पत्थर के टुकड़े हैं, मानो तालाब के किनारे मानो तालाब कंकरीली पथरीली जगह पर खोदा गया हो और खोदने के क्रम में कुछ अवशेष के रूप में पानी से बराबर धोए जाने के कारण पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े किनारे पर नजर आ रहे हैं। जब तालाब में लहरें उत्पन्न होती है, लहरें चलती है, हवा तेज होती है और बार बार लहरें किनारे को छूती है, उस क्रम में किनारे पड़े हुए पत्थर जब जब लहरें आती है पत्थर को छूती है, मानो पत्थर काफी प्यासे हो, लहरों की प्रतीक्षा में हो। जब लहरें आती है तो वे घुट घुट करके पानी को पीते हैं और पानी वह निरंतर पी रहे हैं, कई वर्षों से पी रहे हैं। कब तक पीते रहेंगे, कभी को समझने से बाहर का चीज है। कभी समझ नहीं पा रहा है कि आखिर ये तालाब के किनारे जो पत्थर है वे कब तक पानी पीते रहेंगे। ये एक सोचने का विषय बन गया है कि कोई सजीव प्राणी तो पानी पीता है तो उसकी प्यास बुझ जाती है, लेकिन ये पत्थर की उपमा कैसे प्राणी से की जा सकती है कि ये निरंतर पानी पीने के क्रम में भी
इनकी प्यास बुझती नहीं। चुप खड़ा बगुला डुबाए टांग जल में, देखते ही मीन चंचल ध्यान निद्रा त्यागता है। चट दबाकर चोंच में नीले गले के डालता है। कभी देख रहा है कि चुपचाप एक बगुला पानी में एक टांग पर ध्यान मग्न है। जैसे ही मछली पानी में फुदकती है, जितनी मछली में चंचलता है, दुगनी चंचलता उस बगुले में है कि ध्यान मग्न बगुला उस मछली को तुरंत अपनी चोंच में दबा लेता है। चट दबाकर चोंच में नीचे गले के डालता है और तुरंत उसको खाकर फिर दूसरी मछली की प्रतीक्षा में जल में एक टांग पर वह बगुला ध्यान मग्न हो जाता है। ये बगुले की चंचलता की बहादुरी है कि मछली से उसकी चंचलता दुगनी है, क्योंकि जैसे ही जल के ऊपर फुदक कर मछली आती है, ध्यान मग्न अवस्था में रहता हुआ भी बगुला उस मछली को तुरंत पकड़ लेता है और तुरंत खा जाता है, अर्थात वह गले में उतार लेता है। एक काले माथ वाली चतुर चिड़िया श्वेत पंखों के झपाटे मार फौरन टूट पड़ती है भरे जल के हृदय पर। एक काले माथे की चिड़िया है जिसके पंख श्वेत हैं, झपाटे मारती है, टूट पड़ती है भरे जल के हृदय पर। वह आकाश में रहती है, लेकिन उस चिड़िया में कितनी चंचलता है कि वह पानी के ऊपर उड़ रही है और जैसे मछली फुदकती है, जैसे ही जल से बाहर आती है, उस मछली को पीले चोंच में दबाकर वह आकाश में उड़ जाती है और उड़ने के क्रम में ही उस मछली को खा जाती है। चोंच पीली है। एक उजली चटुल मछली, चटुल मतलब चंचल मछली, चोंच पीली में दबाकर दूर उड़ती गगन में। मछली भी कैसी है? चंचल है, लेकिन उस काले माथे वाली चिड़िया में कितनी चंचलता है कि वह आकाश में उड़ रही है और जल से शीघ्र ऊपर आते मछली को तुरंत पकड़कर फिर आकाश में उड़ जाती है और उड़ने के क्रम में ही उस मछली को चट कर जाती है। और यहीं से भूमि ऊंची है जहां से रेल की पटरी गई है। कभी जहां बैठा है
उसके निचले भाग का पहले जहाँ बैठा है उसका वर्णन किया। बैठा है जो उसके करीब में है, जो उसके सामने है, चने के खेत का वर्णन किया। फिर जो उसके निचले भाग में है, पोखर है, उसका वर्णन किया। अब उसके जहाँ बैठा है उसके ऊपरी भाग का वह वर्णन करता है। क्या कहता है? और यहीं से भूमि ऊंची है जहां से रेल की पटरी गई है। रेल की पटरी गई है। ट्रेन का टाइम नहीं है। मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ, जाना नहीं है। कहने का मतलब कभी का बाधक ट्रेन नहीं है। हो सकता है कि ट्रेन का टाइम हुआ रहता है और बार बार लाइन से ट्रेन गुजरती है, तो गुजरने के क्रम में अधिक ध्वनि होगी। कभी का संतुलन बिगड़ जाता, ऐसा नहीं है। सौभाग्यवश ट्रेन का टाइम भी नहीं है और कभी को कहीं जाना भी नहीं है। कभी भी बहुत आराम से है। कभी किसी जगह पर जाने के बाद जब तक उस जगह के बारे में भली भांति वे सोच नहीं लेते, कुछ लिख नहीं लेते, तब तक वह उस स्थान पर पड़े रहते हैं। तो अभी कभी को जाना नहीं है। कभी का कोई काम रुका हुआ नहीं है, फंसा हुआ नहीं है, क्योंकि कभी तो जहाँ पहुँचा है वहाँ ही उसका लक्ष्य अभी पूरा नहीं हुआ है। चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी कम ऊंची ऊंची पहाड़ियां दूर दिशाओं तक फैली हैं। बांझ भूमि पर इधर उधर रीवा के पेड़ कांटेदार कुरूप खड़े हैं। अनगढ़ मतलब टेढ़ी मेढ़ी, बांझ भूमि मतलब बंजर भूमि, रीवा एक कांटेदार पेड़ जो देखने में कुरूप होते हैं। उनमें पत्तियां नहीं होती, उनमें कांटे होते हैं, झाड़ी नुमा कांटे होते हैं जो देखने में भी कुरूप लगते हैं। बंजर भूमि में अक्सर रीवा के पेड़ नजर आते हैं। चित्रकूट पहाड़ियों पर जंगलों में बसा हुआ एक नगर है। चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी कम ऊंची ऊंची पहाड़ियां दूर दिशाओं तक फैली है। चित्रकूट की उबड़ खाबड़ चौड़ी पतली रास्ता, कम ऊंची ऊंची पहाड़ियां, पहाड़ी है लेकिन ज्यादा ऊंची नहीं है, दूर दिशाओं तक फैली है। वहां की भूमि कैसी है? बांझ है, बंजर है। इधर उधर रीवा के पेड़ कांटेदार कुरूप खड़े हैं। सुनसान पड़ता है, मीठा मीठा रस टपकता, सूगे का स्वर। लेकिन
ऐसे जगहों में भी तोता मीठे स्वर में बोलता है, मानो रस को टपकाता हो। टेटे टेटे सुगा बोल रहा है। खून पड़ता है वनस्थली का हृदय चीरता, सून पड़ता है वनस्थली का हृदय चीरता, उड़ता उड़ता गिरता। वह उस वनस्थली को, उस वहाँ के जंगल को मानो उस जंगल के हृदय को वह विदीर्ण करता हुआ हो, स्पर्श करता हुआ हो, उसको छूता हुआ हो, आगे इधर उधर घूमता फिरता है। कहने का मतलब, पोखर के किनारे से तोते की टेटे की बार बार आवाज आती हुई सुनाई दे रही है। तोते की यह आवाज मेरे मन को बहुत ही भा रही है। कभी कहता है कि यह आवाज कानों में मानो मीठा मीठा रस टपका रही है, जिसे सुनते ही गाने को मन कर रहा है। दूसरी ओर कहीं सारस के जोड़े की टिरटो ध्वनि सुनाई दे रही है। सारस का स्वर टिरटो मन होता है उड़ जाऊं मैं, पर फैलाए सारस के संग, जहां जुगल जोड़ी रहती है। हरे खेत में सच्ची प्रेम कहानी सुन लूं चुपे चुपे। कहने का मतलब, दूसरी ओर कहीं सारस के जोड़े की टिरटो की ध्वनि सुनाई दे रही है। सारस के जोड़े की यह ध्वनि सारे जंगल में दूर दूर तक गूंज रही है। सारस यह स्वर कभी सारस का यह स्वर कभी तीव्र होता है, कभी मंद पड़ता है। इस प्रकार सारस के स्वर से मानो जंगल का हृदय विद हो गया है। दूर से आती इस आवाज को सुनकर कवि का मन इतना सरस और प्रेम विभोर हो उठता है कि उसका भी मन करता है कि वह अभी उड़कर वहां चला जाए, जहां बैठा सारस का जोड़ा परस्पर प्रेमालाप कर रहा है। वह वहीं कहीं छिपकर बैठ जाना चाहता है, जिससे चुपचाप उस सारस युगल के प्रेमालाप को सुन ले। अब चंद्रगहना से लौटते हुए पाठ के प्रश्नोत्तर को देखेंगे। प्रश्नोत्तर इस प्रकार है। पहला प्रश्न है, इस विजन में अधिक है पंक्तियों में नगरीय संस्कृति के प्रति कवि का क्या आक्रोश है और क्यों? पहला प्रश्न का उत्तर देखें। उपयुक्त पंक्तियों में कवि ने नगरीय संस्कृति की व्यावसायिकता पर आक्रोश प्रकट किया है। उनके अनुसार नगर के लोग व्यापार को महत्व देते हैं। वे प्रेम और सौंदर्य से बहुत दूर हैं। वे प्रकृति से भी कट चुके हैं। कवि इसे नगर संस्कृति का दुर्भाग्य मानता है। दूसरा प्रश्न है, सरसों को सयानी कहकर कवि क्या कहना चाहता होगा?
उत्तर इस प्रकार है। सरसों को सयानी कहकर कवि कहना चाहता है कि अब उसकी फसल पककर तैयार हो चुकी है, उसका पूरा विकास हो चुका है। तीसरा प्रश्न, अलसी के मनोभावों का वर्णन कीजिए। अलसी अल्हड़ नायिका है, उसकी कमर लचीली है, देह पतली है और स्वभाव से हठीली है। उसने अपने शीश पर नीले फूल धारण किए हुए हैं। वह मानो सबको प्रेम का खुला निमंत्रण देकर कह रही है, जो भी मुझे छुए मैं उसे अपना दिल दे दूंगी। चौथा प्रश्न है, अलसी के लिए हठीली विशेषण का प्रयोग क्यों किया गया है? उत्तर इस प्रकार है। किसान अपने खेत में चने के लिए जगह देता है, वह अलसी के लिए जगह नहीं देता। फिर भी वह हठपूर्वक चने के खेत में चने के पास उगकर वह अपना जगह बना लेती है। दूसरी बात यह है कि वह अपनी पतली देह के साथ बार बार झूमती झुकती है और फिर से खड़ी हो जाती है। पांचवा प्रश्न को देखें। चांदी का बड़ा सा गोल खंभा में कवि की किस सूक्ष्म कल्पना का आभास मिलता है? सरोवर के जल में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है तो यूं लगता है जैसे पानी के नीचे चांदी का बड़ा गोल खंभा हो। रंग, चमक और रूप की समानता के कारण यह कल्पना मनोरम बन पड़ती है। छठा प्रश्न है, कविता के आधार पर हरे चने का सौंदर्य अपने शब्दों में चित्रित करें। हरा चना आकार में ठिगना है। आज वह दूल्हे के रूप में सजकर खड़ा है। उसने अपने सिर पर गुलाबी फूलों की पगड़ी पहन रखी है। इस प्रकार वह सुशोभित हो रहा है। सातवां प्रश्न है, कवि ने प्रकृति का मानवीकरण कहाँ कहाँ किया है? उत्तर इस प्रकार है। कविता में कवि प्रकृति का जहाँ मानवीकरण किया है वहाँ मैं आपको ले चल रहा हूँ। यह हरा ठिगना चना बांधे मुरेठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का सजकर खड़ा है। पास ही मिलकर उगी है बीच में अलसी हठीली, देह की पतली कमर की है लचीली, नीले फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर कह रही है, जो छुए यह दो हृदय का दान उसको। और सरसों की न पूछो, हो गई सबसे सयानी, हाथ पीले कर लिए हैं ब्याह मंडप में पधारी। फाग गाता मास फागुन है कई पत्थर किनारे, पी रहे चुपचाप पानी, प्यास जाने कब बुझेगी। यहाँ पर चना, अलसी, सरसों और मास फागुन और पत्थर
का मानवीकरण किया गया है। मानवीकरण अलंकार से इन पंक्तियों को केदारनाथ अग्रवाल ने सजाया है। जैसे कोई वस्त्र या आभूषण पहनने के बाद व्यक्ति की शोभा बढ़ जाती है, उसी प्रकार अलंकार के द्वारा कविता की पंक्तियों की शोभा बढ़ जाती है। जैसा अग्रवाल ने मानवीकरण अलंकार द्वारा कविता की ये 2-3 अंतराओं को सुसज्जित किया है। कविता में उन पंक्तियों को ढूंढिए जिसमें निम्नलिखित भाव व्यंजित हो रहा है और चारों तरफ, ये 8वां प्रश्न है, और चारों तरफ और उजाड़ जमीन है, लेकिन वहां भी तोते का मधुर स्वर मन को स्पंदित कर रहा है। इसके लिए निम्नलिखित पंक्तियां चरितार्थ हो सकती हैं। चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी कम ऊंची ऊंची पहाड़ियां दूर दिशाओं तक फैली हैं बांझ भूमि पर। इधर उधर रीवा के पेड़ कांटेदार कुरूप खड़े हैं। सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकता, सूगे का स्वर टेटे। अब इस पाठ के सारांश को देखें। चंद्रगहना से लौटती बेर पाठ का सारांश इस प्रकार है। चंद्रगहना से लौटती बेर प्रकृति सौंदर्य की अनुपम कविता है। कवि चंद्रगहना नामक गांव से लौट रहा है। उसके पास प्रकृति को निहारने का पर्याप्त समय है। वह एक खेत की मेड़ पर बैठ जाता है। उसके पांव के नीचे तालाब है जिसमें लहरियां उठ रही है। पासी चने के नन्हे पौधे खड़े हैं जिनके सिर पर गुलाबी फूल है। वे दूल्हे की भांति सजे हुए हैं। अलसी मानो नीले फूल सिर पर धारण करके प्रेम निवेदन कर रही है। सरसों ने मानो अपने हाथ पीले कर लिए हैं। चारों ओर स्वयंवर जैसा मनोरम दृश्य है। पत्थर मानो पानी पी रहे हैं। सूरज की किरणों का प्रतिबिंब चांदी के गोल खंभे जैसा प्रतीत हो रहा है। सरोवर में कहीं कहीं मछलियों की तलाश में बगुला खड़ा है। कहीं काले माथे वाली चिड़िया झपट्टा मारकर मछली को अपनी चोंच में दबाती है और आकाश में उड़ जाती है। कहीं चित्रकूट की ऊंची नीची पहाड़ियां फैली है जिन पर रीवा के कांटेदार पेड़ खड़े हैं। इस निर्जन पहाड़ी पर तोते का टेटे स्वर और सारस का टिटो टिटो स्वर मन को बहुत भाता है। कवि चाहता है कि वह इन्हीं के संग आकाश में उड़ जाए और इनकी प्रेम कहानी सुन ले। धन्यवाद।